बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो बड़ी अहम खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी जानिब से एक और ख़त जो है वो लिखा गया है और ये ख़त बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज का दिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही अहम है और जुडिशल कमीशन का बड़ा ही गैर मामूली इजलास होने जा रहा है। गैर मामूली क्यों, इस पे आपको बताएंगे कि गैर मामूली क्यों है और जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त क्या है, इस पे बात करेंगे। और GHQ गेट हमला केस में इमरान खान समेत PTI की तकरीबन तमाम लीडरशिप के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला आया है, उस फैसले से मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। आज के दिन जो अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत भी होनी है, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज के इजलास के हवाले से। आज जुडिशल कमीशन का इजलास है जिसके 13 मेंबरान हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, 5 सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस इसका हिस्सा हैं। इसके अलावा हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस से भी और एक टेक्नोक्रेट भी इसमें इसका हिस्सा है। टोटल 13 मेंबरान हैं। हुकूमत पाकिस्तान की इसमें मेजॉरिटी है, अक्सरियत है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की और टेक्नोक्रेट की सीट मिलाकर। और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान इससे कबल हुकूमती वोटों के साथ जाते रहे हैं। जब जब वोटिंग हुई जुडिशल कमीशन में तो हुकूमती वोटों के साथ जाते रहे हैं। तो उस तनाजुर में आज का इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। इस इजलास में एक तो काम ये होना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती के हवाले से जो मामला पेंडिंग है उस मामले को देखा जाना है। एक मामला अहम ये है और दूसरा ये है कि जो आईनी बेंच बना था जब 21 अक्टूबर को ये आई थी 26वीं आईनी तरमीम, उसके बाद जो है वो 5 नवंबर को जो आईनी बेंच बना था जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच था जिसने समातें शुरू की थी, उस आईनी बेंच की मुद्दत अब ख़त्म हो रही है। अब उस आईनी बेंच को जहाँ तो तोसी मिलनी है या नया आईनी बेंच बनना है। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं। पहले मामले पर अगर बात की जाए तो जो जजेस की तैनाती के हवाले से रूल्स, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जो सरबराही में एक कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी ने रूल्स फ्रेम किए थे। उन रूल्स से मुतालिक बड़ी तफसील के साथ मैंने आपको बताया था कि जज कौन तैनात होगा, हाई कोर्ट में, आला अदलिया में कौन जज तैनात होगा। रूल्स बने थे और उन रूल्स में मेडिकल कंडीशन जांचने के हवाले से भी बात की गई कि जो जज बनने के लिए सिलेक्ट हो जाए और जो वो सारा क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर जाए तो उसके बाद उसका एक मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल, फिजिकल, मेंटल टेस्ट। ये एक बड़ा गैर मामूली चीज़ जो है वो हमारे सामने आई क्योंकि जो इस किस्म के बोर्ड्स होते हैं उन पर रिलाय नहीं किया जा सकता। यहाँ पे पॉलिटिकली भी इस किस्म की चीज़ें बाज़ औक़ात इस्तेमाल हो जाती हैं। खुफिया इदारों से, सिविल खुफिया इदारों से रिपोर्ट्स भी मंगवाना उसमें शामिल। उसके अलावा नामजदगियाँ जितनी भी इससे कबल तमाम मेंबरान ने दी थी, एक तो रूल्स में ये लिखा गया है कि 13 जुडिशल कमीशन के मेंबरान में से हर एक कोई भी नामजदगी कर सकता है, लेकिन नामजदगी का एक तरीकाकार होगा, एक परफॉर्मा होगा जिसको पूरा फिल करना है। जिस वकील का, जिस जुडिशल अफसर मतलब डिस्ट्रिक्ट जो जुडिशरी है उसके जज का आप नाम दे रहे हैं, उसका एक ख़ास क्राइटेरिया है, एक मैकेनिज्म है, उससे बाहर आप नहीं जा सकेंगे। उस परफॉर्मे को फिल करना है, उसको उसमें हाईलाइट करनी है कि किस कैटेगरी के कितने केसेस उन्होंने किए, उन रिपोर्टिंग कितने केस जो है वो रिपोर्ट हुए, ये सारी चीज़ें उसमें जिक्र करनी है और उसके साथ एक एफिडेविट देना है। उसके बाद जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं वो किसी की भी नामजदगी दे सकते हैं और जो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन है वो उसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी करवा सकते हैं।
उस वक्त ये नॉमिनेशन जो है वो कम से कम नॉमिनेशन हो सकेगी। तो इससे कबल जो नॉमिनेशंस हुई थी, मतलब जिन वकीलों को, जिन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस के हवाले से नॉमिनेशंस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी गई थी, तो जो रूल्स बने हैं इन रूल्स के तनाजुर में नहीं थी। एक तो ये प्रपोज रूल्स हैं, इन प्रपोज रूल्स में से आज फाइनल होगा कि ये फाइनल रूल्स क्या होंगे, कौन से इसमें से निकाल दिए जाएंगे और कौन से इसमें रखे जाएंगे। एक चीज़ तो तय होगी ये, और दूसरा फिर इन रूल्स के तनाजुर में दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तैनातियों के हवाले से नामजदगियां दोबारा जो है वो भेजी जाएंगी। एक मामला तो ये हो गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच की या तो तश्कील नौ होगी या इसी आईनी बेंच को एक्सटेंशन मिलेगी। अब एक्सटेंशन के हवाले से बड़ी ही एक दिलचस्प सूरत हाल हमारे सामने जो है वो आई है। दिलचस्प सूरत हाल इस लिहाज से है कि आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल दो जजेस हैं जो आईनी बेंच का हिस्सा है। चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, तीन जजेस ये आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है। अगर ये तीन और दो पीटीआई के वोट, ये पांच, टोटल पांच जो है, अगर ये कहें कि नहीं आईनी बेंच नया बनना चाहिए, और दूसरी तरफ हुकूमत के या अपोजिशन के या टेक्नोक्रेट के मिलाकर पांच कहें कि नहीं इसी बेंच को तोसी देनी चाहिए, ये हो जाएंगे 10। एक मेंबर अलग से होंगे, वो 6 मेंबरान अगर दूसरी तरफ होंगे तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की राय इस हवाले से क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट मामला है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल क्या ये कहेंगे कि हमारा ही आईनी बेंच आगे बढ़ाया जाए या नया आईनी बेंच बना दिया जाए जिसका जस्टिस चीफ जस्टिस या जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर बात कर रहे हैं। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं जिसके हवाले से आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बात होनी है। बड़ा अहम, क्योंकि जजेस की तैनाती हाई कोर्ट्स में, उसका आला अदलिया में उसका बड़ा रोल होता है। इन्हीं जजेस ने ऊपर जाना है, इन्हीं जजेस ने हाई कोर्ट्स में रहना है, इन्हीं जजेस ने सुप्रीम कोर्ट जाना है, इन्हीं जजेस ने पूरी अदलिया का एक फेस होना है। तो उन जजेस की तैनातियों के हवाले से सवालात उठ रहे थे कि अब सियासी जज तैनात होंगे या सियासी बैक रखने वाले जो वकील हैं वो जज तैनात होंगे, या बहुत सारी नामजदगियां ऐसी थीं जैसे ऐसे लग रहा था कि मुख्तलिफ सियासी लिंक्स हैं, किसी के मुस्लिम लीग नून के साथ, किसी के पीपल्स पार्टी के साथ, किसी वकला बॉडी के साथ जो है वो लिंक्स हैं। उन लिंक्स की बुनियाद पर वो आगे जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी थे जो कॉम्पिटेंट भी हैं, जो काबिल भी हैं जज बनने के, उनके नाम भी आ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि आज के इजलास में होता क्या है। आज अब आगे बढ़ते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत मैं आपके सामने रख देता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक और खत लिखा है। इस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए कि आईनी बेंच में कौन जज होगा। एक तो जज के कौन तैनात होना है और आईनी बेंच में कौन जज होगा, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म बनना चाहिए। और उसके बाद खत में यह भी कहा गया है कि किसी जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतल्लिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत कर दी। इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है, पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन के आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जज आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हलफ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इसी हलफ के अक्कास होने चाहिए, ये कहा है जस्टिस मंसूर अली शाह ने। ये एक बड़ा ही गैर मामूली ख़त है, जिस ख़त के तनाजुर में आज जब वो आज इजलास होना है, उस इजलास से पहले ये ख़त सामने आया है। 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें अब आइनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसको लगानी चाहिए। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आइनी जो 26वीं आइनी तरमीम है उसको सुप्रीम कोर्ट या आइनी बेंच ने देखना ही देखना है। उसको ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कर दें। कल जो है वो जो जजेस जो साबिक सदर सुदूर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने एक पटिशन फाइल की है
اس سے پہلے درجن بھر پٹیشن پہلے فائل ہو چکی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان کو دیکھا جائے۔ جس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ جو بات کر رہے ہیں کہ آئینی بینچ میں جج کون ہوگا، کوئی میکانزم، کوئی رولز، کوئی طریقہ کار، کوئی چیز تو طے ہونی چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے جاؤ اس کو ڈال دیں آئینی جو بینچ میں۔ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج کا جو اجلاس ہوگا اس اجلاس میں یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھی جائیں گی اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اجلاس کا آؤٹ کم کیا ہے۔ اکثریت ایگزیکٹو کی ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ بھی کہ اکثریت ایگزیکٹو کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جو جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس ہے، اس کیس کی اہم سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہونی ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ سماعت شروع ہوگی، 11 بجے ہے، تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے سماعت شروع ہوگی، جہاں پہ عمران خان، فواد چودھری، شیخ رشید، زرتاج کل، اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور، اس کے علاوہ عمر ایوب، شبلی فراز، شاہ محمود قریشی، یہ سارے ملزمان ہیں۔ پی ٹی آئی کے 119 ملزمان ہیں، 113 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، 6 رہ گئے ہیں، زین قریشی سمیت 6 رہ گئے ہیں جن کی وارنٹ جاری ہوئے ہیں گزشتہ روز۔ آج اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں تو ان پر بھی فرد جرم عائد ہو جائے گی اور یہ کیس آگے چل پڑے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس اپنی تیزی سے آگے بڑھے گا اور اس کیس کے آگے چل کر ہمیں اثرات بھی نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کیس اگر آگے بڑھتا ہے، اس میں سزائیں ہوتی ہیں تو پی ٹی آئی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ایک اچھا کام کر رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو لیگل ٹیم کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ اس میں اب خبر یہ ہے، فیصلہ یہ آیا ہے عمران خان اور دیگر لیڈرشپ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ 265D ان کی درخواستیں جو ہے وہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں دی گئی تھیں کہ جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس جو ہے، اس کیس میں ان کے خلاف چارج نہیں بنتا، ان کے خلاف ان پر چارج فریم نہیں ہو سکتا۔ یہ درخواست تھی، اس لیے عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ ان کو اس کیس سے ڈسچارج کر دیا جائے، ان کو اس کیس سے رہا کر دیا جائے، ان کو اس کیس سے بری کر دیا جائے۔ بریت کی درخواست 265K کی ہوتی ہے، یہ 265D کی ڈسچارجگی کی درخواست کہ چارج ہم پر بنتا نہیں ہے۔ تو اس میں جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں امجد علی شاہ، ان کی جانب سے فیصلہ دیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں عمران خان، فواد چودھری، شبلی فراز، شاہ محمود قریشی، اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور، کنول شوذب، شہریار افریدی، عمر تنویر بٹ، ان تمام کی جو 265D کی کہ ہم پر چارج نہیں لگتا، یہ تمام درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں۔ 265K اور 265D دو آپشنز ہوتے ہیں، دونوں اویل کر لیے گئے عمران خان اور باقی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جانب سے۔ پہلے بریت کی درخواست دائر کی گئی کہ یہ کیس ہی ہمارے خلاف نہیں بنتا، عدالت نے وہ خارج کر دی، اور شیخ رشید صاحب جو ہے وہ راولپنڈی ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں گئے اور انہوں نے بھی شیخ رشید کی درخواست اس بنیاد پر خارج کر دی کہ ابھی تک کوئی ایویڈنس ہی سامنے نہیں آیا، ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی، تو کیسے ڈیٹرمن کر دیا جائے کہ آپ کے خلاف کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اور عدالت نے شیخ رشید کو کہا کہ آپ واپس جائیں اور اپروپریٹ جب ٹائم آئے گا تو اس وقت آپ یہ درخواست دائر کر سکیں گے۔ 265D کی دوسری درخواست ہوتی ہے کہ چارج ہم پر نہیں بنتا، وہ درخواستیں بھی اب خارج ہو چکی ہیں۔ تو اب ایسے لگتا ہے کہ کوئی اور رستہ نہیں بچا، ایک ہی راستہ بچا ہے کہ ٹرائل آگے چلے گا اور یہ جی ایچ کیو حملہ کیس کا ٹرائل آگے چلے گا۔ اس میں عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے، عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ فرد جرم کے لیے کافی مواد اور پراسیکیوشن کے پاس کافی شہادتیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ عدالت کی جانب سے اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کا ٹرائل آگے بڑھے گا اور ٹرائل آگے اب بڑھتا ہوا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ اور جی ایچ کیو حملہ کیس میں بڑا فیصلہ ہے کہ بریت کی درخواستیں پہلے خارج ہو چکی، کیس سے ڈسچارج کرنے کی درخواستیں اب خارج ہو گئیں۔ اب جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، عمران خان صاحب اور دیگر قیادت، اب ان کو ٹرائل فیس کرنا ہوگا، اب ٹرائل آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل چلے گا جب فرد جرم کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ اس وقت 113 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، 119 ٹوٹل ہے، 100 تقریباً 6 سے زائد گواہ ہیں۔
اور ان گواہوں میں بھی 50-60 گواہوں پر جو ہے ان کے بیانات ہونے ہیں اور ان پر جرح ہونی ہے اور ان کے بعد آگے کیسز بڑھنے ہیں۔ 119 جو اس میں ملزمان ہیں ان میں سے تقریباً 50 سے زائد وکلا ہیں ان کے، جو روزانہ کی بنیاد پر یا ہر سماعت پہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں۔ اسی طرح 119 ملزمان میں سے 50-60 ملزمان جاتے ہیں، عمران خان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جو اپڈیٹ آئے گی اڈیالہ جیل سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ہمیں اس ویڈیو پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔